हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल शाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम क्लास 11th की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। उसमें हमारी 2 क्लासेस हो गई थी, जिसमें हमारी पिछली क्लास जो थी उसमें हमने पढ़ा था सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हमने यूनिट के जो भी सिस्टम होते हैं एसआई वगैरह जो भी जितने थे वो पढ़ लिए थे। और आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एरर। एरर इन मेज़रमेंट, ठीक है? देखिए, ये सब जो भी हम देखिए मेज़रमेंट में क्या होता है, मेज़रमेंट हो या रियल लाइफ़, हमेशा एरर आपको हमेशा ही मिलेगा। हम कोई भी काम कितना भी सही करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, कुछ भी काम मतलब अगर कितना भी सही जा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ गड़बड़ होनी ज़रूर है, ठीक है? इसी तरह से हिसाब है हमारे मेज़रमेंट का। हम कितना भी सही तरीके से कोई भी चीज़ क्यों ना मेज़र कर लें, उसमें कुछ ना कुछ एरर रह ही जाना है और ये 100% तय है। आपने अगर कुछ भी मेज़र किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाएगा। एरर से मतलब है बहुत ही छोटी-सी माइन्यूट मिस्टेक, ठीक है? अगर देखिए कोई भी चीज़ हम मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, हम स्केल से मेज़र करें, मान लीजिए कोई बहुत माइन्यूट सी रह गई, अगर इतना सा भी डिफ़रेंस हो गया मेज़रमेंट में, तो वही क्या है, वही एरर हो गया। तो इसी तरह से हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा एरर इन मेज़रमेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डालेंगे एरर इन मेज़रमेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक? तो हमारा टॉपिक है एरर इन मेज़रमेंट, एरर इन मेज़रमेंट, ठीक है? अब देखिए, तो एरर क्या होता है हमारा? एरर होता है देखिए कोई भी हम मेज़रमेंट करेंगे, उसमें क्या है हमारा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाएगी जिसको कि मतलब हम मतलब वो अनिश्चितता जो कि 100% श्योरिटी नहीं है, उसी को अनसर्टेनिटी कहा गया है और इसी अनसर्टेनिटी को एरर नाम दिया गया है। तो आज के जो टॉपिक है वो डेफिनेशन लिखने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिख रहिए। एरर क्या होता है, ठीक? एरर क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट किया हमने, ठीक है, बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा है, किया कुछ भी लेकिन उसमें जो है अनसर्टेनिटी रह गई है, ठीक है? हम उसमें कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ जो है कमी रही जाती है, कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी, कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी, ठीक है? और दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड, और इसी अनसर्टेनिटी को क्या कहते हैं हम? एरर। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। अब देखिए, अब एरर जो है, एरर हम समझ गए, हमने कोई भी चीज़ मेज़र करी। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने वही जो भी मैं बताया था कि जो भी अगर हमने स्केल से नापा कि हमने 0 से नापना था, 0 से थोड़ा आगे पीछे हो गया, बस वही अनसर्टेनिटी हुई। कोई भी मेज़रमेंट है उसमें थोड़ा-सा भी अनसर्टेनिटी हुई, उस अनसर्टेनिटी को हमने नाम दिया कि उस अनसर्टेनिटी को क्या कहेंगे हम? एरर कहेंगे, ठीक है? सभी लोग एरर की डेफिनिशन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज़ करके, क्योंकि मैं इसको रब करूँगा अभी, ठीक है? अच्छा ठीक है, इसके बाद अब एरर के बाद क्या होगा कि जब एरर की बात आएगी तो 1-2 वर्ड्स और आते हैं। एक आता है हमारा एक्यूरेसी और एक आता है हमारा प्रिसीजन, ठीक है? एक्यूरेसी और प्रिसीजन, अगर आप इसको कहीं भी गूगल वगैरह कहीं भी सर्च करेंगे, आपको हमेशा आप इसमें इतना कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि और देखिए इसमें कोई इन दोनों में एक तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, ठीक है? और अगर जितना ज़्यादा आप इसमें फिर घुसेंगे, फिर उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो हम इसको बहुत ही छोटे और सरल शब्दों में समझेंगे और उसके बाद इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? तो एरर को मैं रफ़ करने वाला हूँ, ठीक है? तो अब इसको रब करते हैं, इसके बाद लिखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन, फिर टाइप्स ऑफ एरर्स लिख लेंगे, ठीक? क्योंकि एक्यूरेसी और प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होते हैं आखिर ये?
और क्यों है ये ज़रूरी? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है हमारा? इसको पहले तो इसको समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक हमारा नंबर है, ठीक है? फिर अब क्या है, एक नंबर है हमारा इतना, एक नंबर है इतना। मैं डेफिनेशन लिखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। एक्यूरेसी क्या होती है? इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू मेजर्ड, इट इज द वैल्यू मेजर्ड टू, इट इज द, हाँ, इट इज द वैल्यू मेजर्ड क्लोज टू द गिवन वैल्यू, ठीक है? इट इज द वैल्यू मेजर्ड, इट इज द वैल्यू मेजर्ड, या फिर लिख देंगे इट इज अ मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू द गिवन वैल्यू, जो भी ठीक है आपको लगे। इट इज द वैल्यू मेजर्ड क्लोज टू द गिवन वैल्यू। और ठीक है, और प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन, या फिर मैं अभी इसको थोड़ा नीचे लिख दूंगा इनको, रुक जाएगा। प्रिसीजन, प्रिसीजन टेल्स अस अबाउट टू व्हाट लिमिट, टू व्हाट लिमिट और रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्वांटिटी इज मेजर्ड, क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है? अब देखिए, इन दोनों को समझेंगे। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का मतलब होता है इट इज अ वैल्यू मेजर्ड क्लोज टू द गिवन वैल्यू, ठीक है? हमने कोई भी वैल्यू अब यहाँ से लिखते हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया 3.678, ठीक? एक्यूरेसी की डेफिनेशन है इट इज़ द वैल्यू मेजर्ड क्लोज टू द गिवन वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो कि कोई हमें वैल्यू गिवन है, हमने कोई भी वैल्यू फाइंड करी, ये उसकी कितना क्लोज है, ये तो समझ में आ गया। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन टेल्स अस अबाउट टू व्हाट लिमिट और रिजोल्यूशन क्वांटिटी इज मेजर्ड, किस लिमिट तक जा रही है वैल्यू। अब लिमिट से आप क्या समझेंगे? 3.678, 3.5 और 3.38। देखिए, ये जो वैल्यू है 3.5, इसको भी एक साइड से एग्जांपल के तौर पे नोट करना है, ठीक है? एग्जांपल, ये इन दोनों का ही एग्जांपल है। क्या है? देखिए 3.678 ये है हमारी गिवन वैल्यू, ठीक? ये है गिवन। 3.5 क्या है? 3.5 हम इसके क्या कहेंगे, ये इसके क्लोज है। 3.5 है मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हमने मेजर करी है वो वैल्यू हो जाएगी मेजर्ड, जो पहले से दी गई है वो है गिवन, और जो बाद में हमने फाइंड की है वो मेजर्ड वाली है, ठीक है? अब देखिए 3.5 जो है वो इसके क्लोज है, ठीक है? हमने माना कि हाँ 3.678 से जो है 3.5 क्लोज वैल्यू है इसके, ठीक है? ये क्या हो गई? ये एक्यूरेसी हो गई। मान लीजिए वैल्यू 3.678 थी, हमसे कहा गया वैल्यू फाइंड करिए, तो हमारी 3.5 आ गई, तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है? ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। लेकिन जब बात करेंगे 3.38 की, तो जब बात प्रिसीजन की होगी, तो प्रिसीजन में क्या है? देखिए ये वैल्यू जो है ये इससे ज़्यादा प्रिसाइज है। 3.38 इज मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू देन 3.5। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक वैल्यू निकाली है, ठीक? जबकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है, और ये वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट के बाद, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू बता रही है। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज देन दिस, सॉरी दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज देन दिस, ठीक है? तो क्या है, तो प्रिसीजन जब देखेंगे तो प्रिसीजन में हम ये देखते हैं कि किस लिमिट तक जा रही है वैल्यू। किस लिमिट से मेरा मतलब है कि वो किस डेसिमल तक जा रही है, या और भी जो कुछ भी है, ठीक?
तो ये जो है हमारा किस लिमिट तक जा रही थी, ये तो सिर्फ पॉइंट, ये तो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक ही गई, लेकिन ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक गई, और इसीलिए 3.38 वैल्यू जो है वो 3.5 से ज़्यादा प्रिसाइज है। तो अगर चाहें तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल लिख लें, वरना एक साथ इनको लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से उनको डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस भी समझ पाएंगे। देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन में इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है, कहीं भी आप देख लीजिएगा, और ना इससे ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मेरा सभी बच्चों से ये कहना है, सभी बच्चे जो भी हैं वो एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाया करें, क्वेश्चन लगाएं, और अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लें अच्छे से तो उसके बाद एससी करना है। इन दो बुक्स के अलावा फिजिक्स में आपको और तो मुझे नहीं लगता 11वीं 12वीं में इसके अलावा और कोई ज़रूरत होने वाली, ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन हो गया, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। एग्जाम्पल वो है, हाँ, इसको लिखना है एक्यूरेसी प्रिसीजन के बाद उसको। अच्छा, सभी लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, अब मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एरर की। एरर से, अब एरर में भी क्या होता है, अब एरर के बाद एक्यूरेसी प्रिसीजन इसलिए देखा क्योंकि हम जब एरर निकालेंगे तो एरर की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, है ना। आगे जब हम एरर फाइंड करेंगे अगली वीडियो में या अगली लेक्चर में, तो मैं इसको रफ करता हूँ अब। फिर उसके बाद एरर कितने तरह के होते हैं, एरर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एरर्स एरर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हमारा सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रैंडम, सिस्टमेटिक एरर लिख लीजिए इसको, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है हमारा रैंडम एरर, रैंडम एरर, ठीक। सिस्टमेटिक एरर में और रैंडम एरर में क्या अंतर है, देखिए सिस्टमेटिक एरर अभी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, फिर क्योंकि जब मैं सिस्टमेटिक एरर के टाइप लिखवाऊंगा तब आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर की सिस्टमेटिक एरर ये एक ही डायरेक्शन में होता है इसकी, ठीक है। मतलब ये एरर जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में हमें मिलता है, और इसकी डायरेक्शन या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ और है, हम इसको पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारा ये वाला एरर कहाँ हुआ है, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर में क्या होता है, रैंडम एरर जो है ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें पता ही नहीं चलता ये कहाँ हो गया, कहाँ पे हमसे गलती हो गई। फिर उसके बाद इसको सही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब पता ही नहीं कर पाएंगे तो सही कैसे करेंगे, और इसकी कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक एरर, और पहले सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सिस्टमेटिक एरर के जो 3 टाइप्स होते हैं वो लिखेंगे, और अभी रैंडम एरर को इसके बाद करते हैं, ठीक। तो इसको रफ कर देंगे, अभी पहले यहाँ से लिखिए सिस्टमेटिक एरर से, ठीक। सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस दिस टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये एरर जो है, ये एरर एक ही डायरेक्शन में होने वाले हैं, और इसका एक पॉइंट और लिखेंगे, इट्स डायरेक्शन कैन बी, इट्स डायरेक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और क्या लिख देंगे, एक थर्ड पॉइंट, दीज आर प्रेडिक्टेबल, ये पता लगाए जा सकते हैं, पता भी लगाए जा सकते हैं और सही भी करे जा सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सिस्टमेटिक एरर। अब ये भी 3 तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन और नीचे, फिर जब ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स,
ठीक है? ये भी 3 तरह के होते हैं, तो जल्दी से सब लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी-जल्दी। वीडियो को पॉज़ करके नोट कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद अब मैं इसको रब करने वाला हूँ, जिससे कि हम आगे लिख सकें। अब इसको रब करते हैं, ठीक है? इसको भी रब कर देते हैं। तो क्या है हमारा, अब हम लिखने जा रहे हैं, तो सिस्टमैटिक एरर जो 3 टाइप के होते हैं, उसमें पहला टाइप होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है हमारा, देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, ठीक है? ऐसे कैसे हो जाता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से? हमारी ये स्केल है, ये हमने होनी चाहिए थी 0 तक, हमने हमारी स्केल धोखे से टूट गई है, या बहुत पुरानी हो गई थी तो उतना हिस्सा उसका बेकार है या खुरदुरा है, तो हम वहाँ से नाप नहीं सकते, वो साइड से नहीं टूट जाती स्केल, ठीक है? तो हमने मान लिया अब ये है तो 0, लेकिन यहाँ से टूटी हुई है ये, ठीक है? तो हमने 1 2 3, अब हम क्या नाप रहे हैं? हम 1 से नाप रहे हैं, हमें 0 से लेकर 10 तक नापना था, लेकिन हमने 1 से लेकर 10 तक नाप दिया, एरर हो गया, ठीक है? या फिर हमारा जो भी आपने सुना होगा स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स वगैरह, इनमें ये इंस्ट्रूमेंट में हम कहीं से रीडिंग लेना चाह रहे हैं, वो मान लीजिए नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जो भी हमारा कंपास वगैरह, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वाली कोई भी दिक्कत अगर हो रही है, आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपका जो भी एरर आ रहा है, वो एरर जो है वो हमारा सब इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाता है। और इसका एक एग्जांपल ये भी है कि देखिए, जब भी हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे आगे चल के, तो मेरा मतलब जब भी अपने स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाएगा आपको, तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, ठीक है? और जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी या इन सबसे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल होंगे, उसमें ये माना जाता है कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? सब में रेजिस्टेंस होती है, तो इसलिए हमेशा एरर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें ये और लिख लेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसकी वजह से होता है? ये होता है एरर इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इट हैपेंस या इट अकर्स लिखेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहता है वर्ड। तो क्या होगा? इट अकर्स ड्यू टू एरर इन इंस्ट्रूमेंट, ठीक? ये इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से होता है, और इसका एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस, ठीक? इसका एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस। अब दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा हमारा होता है टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर क्या होता है? टेक्निकल एरर वही है, हम क्या करेंगे, टेक्निकल एरर इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि कुछ टेक्निक में प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निक में एरर है। तो टेक्निकल एरर में क्या लिखेंगे, अभी देखते हैं। टेक्निकल एरर को पहले समझेंगे। टेक्निकल एरर, सबसे पहले तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए, टेक्निकल एरर में एरर हो सकता है हम गलत फॉर्मूला लगा रहे हों, ठीक है? हो सकता है हमारी टेक्निक गलत है। तो क्या है टेक्निकल एरर? कैसे क्या होता है, जैसे कि हमेशा हम, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, या मान लीजिए सिंपल पेंडुलम, या फिर जैसे कि अब वो झूला जो हम लोग बचपन में झूलते थे, झूलने वाला, अब तो, हाँ, तो फिर, हाँ, तो ये जो भी, अगर सिंपल पेंडुलम या झूला मान लीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है, जो स्विंग वाला जिसको बोलते हैं, ये स्विंग वाला जो होता था, तो यहाँ पे अगर सिंपल पेंडुलम के हिसाब से देखें, यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा, ठीक है? यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा। ये थीटा एंगल किस लिए होता है? ये फॉर स्मॉल स्विंग, छोटे से स्विंग के लिए है, ठीक है? मान लीजिए बच्चा थोड़ा धीमे धीमे झूला झूल रहा है, तो छोटा सा जो स्विंग है उसके लिए है ये थीटा। अब उसको बहुत कस के धक्का मारा, बहुत कस के उसको वो कराया, तो वो यहाँ तक जाने लगा, ठीक है? तो हमने फिर यहाँ की भी मेजरमेंट कर लिया, एंगल हो गया बड़ा, एंगल का साइज बढ़ गया। अच्छा, तो क्या हुआ कि, अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है, या ये भी जो भी मेथड होता है यहाँ पे,
टाइम पीरियड इसमें ऐसे निकालते हैं, इस तरह से आगे चल के आप क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे इस तरह से टाइम पीरियड निकाला जाएगा, ठीक। तो ये जो एंगल जब बढ़ गया, जबकि ये तो थीटा फॉर स्मॉल एंगल यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हमसे पूछी गई है वैल्यू कि आप बताइए अब क्या टाइम पीरियड वगैरह जो कुछ भी निकालना है आपको, तो ये अब एंगल बढ़ गया, लेकिन यूज़ किसके लिए करा जाता है, छोटे के लिए। तो ये क्या हो गया, हम आंसर तो निकाल देंगे लेकिन वो क्या है, वो एरर वाला आंसर है जिसमें एरर है। तो ये क्या है, या तो हमारा फॉर्मूला ही गलत है और हमारी टेक्निक भी गलत है। तो इसलिए जो है इसलिए जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, टेक्निकल एरर। तो इसको क्या लिखेंगे, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है इट हैपेंस ड्यू टू, इसमें लिखेंगे इट हैपेंस ड्यू टू, इट हैपेंस ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एरर इन फॉर्मूला और टेक्निक, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है फॉर्मूला और टेक्निक में एरर होने की वजह से। अच्छा, अब इतना हो गया है तो फिर एक और रह गया है, वो भी यहीं पे लिख देता हूँ, इसके लिए अलग से क्या रफ करके लिखना। ये होता है हमारा पर्सनल एरर, लास्ट वाला। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है पर्सनल एरर। जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो क्या कहते हैं, तुम्हारी खुद की गलती का नतीजा है, ठीक है। सेम टू सेम यही है पर्सनल एरर, ये आपकी खुद की गलती का नतीजा है। तो हमसे जो गलती हो रही है, कैसे, हमने स्केल टूटी हुई ले ली एक तो, ठीक है, गलत मेजरमेंट कर डाला, या फिर हमने क्या किया, हमने लेना था जीरो से लेके 10 तक, हमने 1 से लेके 10 तक नाप रहे हैं। हम खुद गलती कर रहे हैं, हम खुद से, और हमें वैल्यू कुछ और लिखनी थी, हम भूल गए, हमने कुछ और वैल्यू लिख दी। ये सब क्या है, हमारी लापरवाही का नतीजा है, और हम गलत वैल्यू लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो इसको, इसी को हमने नाम दिया पर्सनल एरर, ठीक है, इसीलिए ये कहलाता है पर्सनल एरर। तो ये किसकी वजह से होता है, इट हैपेंस ड्यू टू इट हैपेंस ड्यू टू इंडिविजुअल्स, यानी कि जो इंसान है उसके खुद की वजह से, इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस, ठीक है, वो उसकी खुद की गलती का नतीजा है। तो इस तरह से हाँ, तो इस तरह से जो भी हमारे सिस्टमेटिक एरर के जो भी 3 एरर थे, सिस्टमेटिक एरर के जो भी सब पार्ट कहेंगे उनको, वो हमारे कंप्लीट हो गए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इनको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, तो ये सभी लोग वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब इसको रफ कर देंगे। फिर हाँ, अब बारी है हमारे सेकंड एरर की, जिसका नाम है रैंडम एरर। इसको लिखेंगे अब रैंडम एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था, हाँ हमने अंतर बताया था, जो हमारा सिस्टमेटिक एरर होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, रैंडम एरर ये किसी भी डायरेक्शन में होता है, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। फिर उसको पता लगाया जा सकता है, सिस्टमेटिक एरर को उसको पता लगा के सही भी किया जा सकता है। आप रैंडम एरर को ना ही पता लगा सकते हैं, ना ही आप सही कर सकते हैं, क्योंकि जब पता ही नहीं लगा पाएंगे तो सही कैसे करेंगे। तो रैंडम एरर को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिस एरर अकर्स, और हाँ ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई भी पैटर्न भी नहीं है, दिस एरर अकर्स इरेगुलरली। एक तो इरेगुलरली कभी भी हो जाएगा, कभी भी के लिए, और एक वर्ड और जो इसका नाम है रैंडम, रैंडम मतलब अचानक,
इर्रेगुलरली और रैंडमली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, ठीक है, साइन और साइज में किसी में भी आपका जो भी है डिफरेंस आ सकता है। फिर उसके बाद अब इसकी डायरेक्शन भी तो नहीं है कोई सी भी, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे? इट हैज़ नो डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं तो क्या लिखेंगे? इट हैज़ नो डायरेक्शन, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे हम, जिसको क्या बोलते हैं? इट अकर्स, इट हैपेंस, इट हैपेंस या इट अकर्स एक ही बात है। तो इट हैपेंस इन अनप्रेडिक्टेबल, इट हैपेंस या फिर अनप्रेडिक्टेबली लिख दें, ठीक है, वो भी एक ही चीज़ है। इट हैपेंस अनप्रेडिक्टेबली इन या अनप्रेडिक्टेबल इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है। इट हैपेंस अनप्रेडिक्टेबल इन या अनप्रेडिक्टेबली इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब जैसे कि अब देखिए, रैंडम एरर है ही ऐसी चीज़ कि रैंडम यानी कि अचानक, ठीक, क्या है, कभी भी हो जाता है अचानक से, साइन साइज़ में भी हो जाता है, डायरेक्शन में भी हो जाता है, और एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं उसमें भी हो जाता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ही हैं या हम हैं, अगर हमसे कहा है, हमने मान लीजिए कोई भी प्रैक्टिकल किया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, हमने कोई भी वैल्यू फाइंड की, और जब आगे आपसे वैल्यू ऐसे निकलवाई जाएगी तो ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा। आप ही ने ही वो वैल्यू निकाली है, आपने ही वो ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू रख के कोई वैल्यू निकाली है, जब आपसे दोबारा से कहा जाएगा कि वो वैल्यू निकालें, ये 100% है कि वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगी, ठीक है? आपसे ही खुद कुछ ना कुछ ऐसा एरर हो जाएगा कि जो है आपसे कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू चेंज हो जाएँगी, ठीक है? तो इसके लिए एग्ज़ाम्पल लिख देंगे क्या? व्हेन वी व्हेन वी रिपीट एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट वैल्यूज़ वैल्यूज़ गॉट चेंज्ड, ठीक है? वो किसी भी वजह से हो सकता है मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमें पता ही नहीं है, ठीक है? वो कोई भी एरर हो सकता है। व्हेन वी रिपीट एनी एक्सपेरिमेंट वैल्यूज़ गॉट चेंज अनप्रेडिक्टेबली, ठीक है? अनप्रेडिक्टेबली। तो इस तरह से ये हमारा रैंडम एरर हो गया है जो दूसरा वाला था। अब रैंडम एरर के जो टाइप्स हैं वो मैं अगले लेक्चर में कराऊँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा रैंडम एरर है जो उसके जो अगले जो पार्ट हैं वो थोड़ा डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें हैं, तो उनको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और फिर एरर भी 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल वगैरह होंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और सभी लोगों को थैंक यू सो मच आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। बस सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी शिक्षा शिक्षा क्या सब तक पहुँच रही है, लेकिन जिससे कि मतलब और लोगों को भी थोड़ा आप मतलब आप सभी लोग बताइए कि मेरा वीडियो कैसा रहा? क्या अगर कुछ उसमें कमियाँ हैं तो मैं क्या सुधार सकता हूँ, या ये और भी बच्चे इससे पढ़ सकते हैं, हो सकता है मेरा मेथड उनको थोड़ा ठीक लगे, उनको अच्छे से समझ में आए इसलिए, ठीक। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, सभी लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑल ऑफ यू और बाय-बाय।